हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके अड्डा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 25 भूगोल के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में आने की अधिकतम संभावना है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल वाले बटन पर क्लिक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर से करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ऑप्शन है गैलीलियो, जे.एल. बेयर्ड, कोपरनिकस, केपलर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कोपरनिकस। केपलर ने ग्रहों के गति के नियम को प्रतिपादित किया था। ग्रहों के गति का नियम। जे.एल. बेयर्ड ने टीवी खोजा था और गैलीलियो भी नहीं होगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ग्रह, दूसरा ऑप्शन है उपग्रह, तीसरा ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह और चौथा ऑप्शन है पुच्छल तारा। तो दोस्तों, सूर्य के चारों तरफ जो पिंड चक्कर लगाते हैं उनको हम ग्रह कहते हैं। ग्रह, इंग्लिश में इसको प्लैनेट कहा जाता है। अगर ग्रहों की संख्या की बात करें तो कुल 8 ग्रह हैं। हमारे ब्रह्मांड में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें से अगर सूर्य से दूरी की बात करें तो सबसे पहले बुध आता है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। 2006 के पहले प्लेटो को भी हम ग्रहों की श्रेणी में रखते थे, परंतु प्राग में अधिवेशन के बाद 2006 के प्राग के अधिवेशन के बाद प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जाने लगा। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है न्यूटन, केपलर, कोपरनिकस, गैलीलियो। तो दोस्तों, अभी पिछले ही क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया कि सोलर प्रणाली की खोज तो कोपरनिकस ने की थी, लेकिन ग्रहों के गति के नियम को केपलर ने प्रतिपादित किया था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम को दिया था, कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी और केपलर ने ग्रहों के गति का नियम प्रतिपादित किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारा, उल्का पिंड। तो दोस्तों, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं और उन ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी जो जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ से मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसलिए पृथ्वी क्या हो गई? एक ग्रह हो गई। और जो चंद्रमा है पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तो चंद्रमा पृथ्वी का क्या हो गया? उपग्रह हो गया। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अगर समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 7, 8, 5, 6। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि कुल हमारे ब्रह्मांड में कितने ग्रह हैं? 8 हैं। 8 की संख्या भी आपको बताई थी। सूर्य से दूरी के क्रम में अगर ग्रहों की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे बुध आता है, फिर दोस्तों शुक्र आता है, फिर हमारी पृथ्वी आती है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, फिर मंगल आता है, मंगल के बाद बृहस्पति आता है,
बृहस्पति के बाद शनि आता है, शनि के बाद अरुण आता है, अरुण के बाद वरुण आता है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। दूसरा ऑप्शन है बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र। तीसरा ऑप्शन है बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र। और चौथा ऑप्शन है बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि अगर सूर्य से दूरी की बात करेंगे तो सबसे पहले नंबर पे आता है बुध, दूसरे नंबर पे आता है शुक्र, तीसरे नंबर पे आता है पृथ्वी, चौथे नंबर पे आता है मंगल, पांचवें नंबर पे आता है बृहस्पति, छठे नंबर पे आता है शनि, सातवें नंबर पे आता है अरुण और आठवें नंबर पे आता है वरुण। तो दिए गए ऑप्शन में आप देख रहे हैं पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन है मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति। दूसरा ऑप्शन है शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। तीसरा ऑप्शन है शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति। चौथा ऑप्शन है मंगल, शुक्र, बृहस्पति, बुध। तो दोस्तों सूर्य से दूरी के हिसाब से आपको हमने बताया कि पहले नंबर पे बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी आएगा, फिर बृहस्पति आएगा, फिर शनि, फिर अरुण, वरुण आएगा। तो अगर पृथ्वी से दूरी के हिसाब से बात करेंगे हम तो पृथ्वी के पास में दो ग्रह होंगे ना। पहले तो शुक्र होगा, शुक्र के बाद पृथ्वी आएगा, अब पृथ्वी के बाद मंगल आएगा। तो देखो दो शुक्र और मंगल किस ऑप्शन में है? सेकंड वाले ऑप्शन में है। उसके बाद बृहस्पति आएगा। तो पृथ्वी से दूरी से क्रम में आप अगर देखेंगे तो शुक्र होगा, मंगल होगा, बुध होगा और बृहस्पति होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकार के अनुसार सौर मंडल में ग्रहों का अवरोही क्रम है। अवरोही का मतलब कि बड़े से छोटे क्रम में कौन सा है? तो आकार के ही अनुसार अगर आप देखेंगे तो पहले स्थान पर जो ग्रह आता है वो होता है बृहस्पति। बृहस्पति के बाद आता है शनि, शनि के बाद आता है अरुण, अरुण के बाद आता है वरुण, वरुण के बाद हमारी पृथ्वी आती है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। फिर पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र आता है, शुक्र के बाद मंगल आता है जहाँ पर हम लोग जा चुके हैं, पृथ्वीवासी मंगल ग्रह गए ना, मंगलयान मूवी आई थी। उसके बाद बुध आता है। तो दिए गए ऑप्शन में सबसे सटीक ऑप्शन हमारा कौन सा है? पहला ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका। तो दोस्तों हमारे सौर मंडल में सूर्य के अलावा जितने ग्रह हैं उन ग्रहों के अलावा उन ग्रहों का उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु इत्यादि सभी से मिलकर हमारा सौर मंडल बना है। सौर मंडल का जो भाग नहीं होगा वो होगा निहारिका। निहारिका हमारे सौर मंडल का भाग नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? ऑप्शन है 87, 88, 89, 90। तारामंडलों की बात करें तो अंतरिक्ष में अभी तक ज्ञात तारामंडलों में 89 तारामंडल हमारे अंतरिक्ष में हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो दोस्तों निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मंगल ग्रह पर। और दोस्तों यह जो हमारे पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है
माउंट माउंट एवरेस्ट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 3 गुना बड़ा है। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा होगा ये। और ये पूरे ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत है, अब तक का ज्ञात सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया कोलंबस। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि पार्थिव ग्रह क्या है और बाहरी ग्रह क्या है। तो अगर सूर्य से हम बात करें तो सूर्य के बाद बुध आता है, बुध के बाद शुक्र आता है, शुक्र के बाद पृथ्वी आती है और पृथ्वी के बाद मंगल आता है। तो मंगल तक जितने भी ग्रह होंगे वह पार्थिव ग्रह होंगे, अर्थात उनको हम पृथ्वी से देख सकते हैं। उसके बाद मंगल के बाद जैसे ही बृहस्पति आएगा, शनि आएगा, अरुण और वरुण आएगा, इन सारे ग्रहों को हम पृथ्वी से देख नहीं सकते हैं, इसलिए यह बाहरी ग्रह आते हैं या इन्हीं को बृहस्पति ग्रह भी कहा जाता है। तो पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी हो जाएगी? पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी और चौथा मंगल। तो कितने ग्रह हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल, शनि। तो दोस्तों हमने अभी बताया आपको कि पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं। पहला तो हो गया शुक्र, हुआ। दूसरा हो गया, पहला तो हो गया बुध, बुध के बाद आ गया शुक्र, शुक्र के बाद आ गया पृथ्वी और पृथ्वी के बाद आ गया मंगल। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा नहीं होगा? बुध होगा, शुक्र होगा, मंगल होगा, शनि होगा? नहीं होगा। शनि क्या होगा? शनि को हम जोवियन प्लैनेट भी बोलते हैं। जोवियन मतलब जुपिटर, जुपिटर मीन्स होता है बृहस्पति, या इसी को बाह्य ग्रह भी बोला जाता है। जोवियन प्लैनेट या बृहस्पति ग्रह या बाह्य ग्रह, तीनों में से कोई भी नाम दिया जा सकता है एग्जाम में, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बाहरी या बृहस्पति ग्रहों की संख्या कितनी है? आंतरिक ग्रहों की संख्या कितनी है? 4 है। तो बाकी कितने ग्रह बचे? 4 ही तो बचे। तो बाहरी ग्रहों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा है? तीसरा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बृहस्पति ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। अभी हमने आपको बताया कि आंतरिक ग्रहों की संख्या 4 है, बाह्य ग्रहों की संख्या 4 है। बाह्य ग्रह को वही हम क्या कहते हैं? बृहस्पति ग्रह कहते हैं। तो देखिए बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 4 हमारे पास क्या हैं? बृहस्पति ग्रह हैं। तो इनमें से चारों में से कौन सा नहीं है? देखो शनि होगा, अरुण होगा, वरुण होगा, मंगल होगा? नहीं होगा। तो बृहस्पति ग्रहों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? मंगल सम्मिलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सूर्य को, पृथ्वी को, बृहस्पति को, शनि को। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सूर्य को। इस उत्तर को जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि सूर्य को ही सौरमंडल का जन्मदाता क्यों कहा जाता है। एक वैज्ञानिक थे बेल्जियम के, उनका नाम था जॉर्ज लेमेंथियर। उन्होंने एक थ्योरी दी थी, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी इनके अनुसार ग्रहों में सिर्फ पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक पिंड था। एक पिंड से कुछ गैस आके मिले, टक्कर दिए और विस्फोट हुआ, ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ, जिससे जो छोटे छोटे ग्रह निकले हैं, जैसे हमारा पृथ्वी हो गया, बृहस्पति हो गया, और वो जो पिंड था वह था सूर्य, सन जिसको बोलते हैं। और सन से ही सारे पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि हुई है, पूरे ब्रह्मांड का ही स्थापना हुआ है। तो सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाएगा? सन को। और बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंथियर। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? महाविस्फोटक सिद्धांत। ज्योग्राफी का पहला टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ब्रह्मांड में विस्फोटकी तारा कहलाती है। ऑप्शन है धूमकेतु, उल्का, पुच्छल तारा, अभिनव तारा। तो ब्रह्मांड में विस्फोटकी तारा को अभिनव तारा कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो देखिए दोस्तों, 140 ईस्वी तक यह माना जाता था कि पृथ्वी जो है हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है और पृथ्वी के चारों ओर सूर्य हो गया या बाकी ग्रह हो गए, बृहस्पति, शुक्र, सभी ग्रह घूमते हैं। तो सूर्य को ही केंद्र माना जाता था। इसको भूकेंद्री पद्धति कहा जाता था। लेकिन जब कोपरनिकस ने आए तो कोपरनिकस 1483-84 के लगभग में इन्होंने इस सिद्धांत को खारिज कर दिया, एक सिरे से खारिज कर दिया और बोले कि नहीं, पृथ्वी हमारे ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, बल्कि सूर्य हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है। कौन है? सूर्य है। तो उन्होंने एक दूसरा सिद्धांत दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो सन है ना, सन हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है और बाकी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है ना? इसको हम लोग सूर्य केंद्रित सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूर्य केंद्रित सिद्धांत। और इस सिद्धांत को जो दिए, जिस वैज्ञानिक ने दिया, उसका नाम था कोपरनिकस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? ऑप्शन है सूर्य, मंगल, शुक्र, शनि। तो दोस्तों, हमने अभी देखा कि पहले पृथ्वी को केंद्र माना जाता था, अर्थ को केंद्र माना जाता था। बाकी सूर्य और बाकी सारे ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते थे। तो सूर्य को ही किसके श्रेणी में रखा जाता था? ग्रह की श्रेणी में रखा जाता था। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सूर्य। सूर्य को प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे, जो आज के समय ग्रह नहीं है। सूर्य एक तारा है। क्या है? तारा। कोई पूछेगा कि सूर्य क्या है तो आप लोग क्या बोलेंगे? तारा बोलेंगे। बाकी अगर पूछेगा कोई कि पृथ्वी क्या है तो आप लोग बोलेंगे कि पृथ्वी एक ग्रह है। चंद्रमा पूछेगा कोई कि चंद्रमा क्या है तो आप बोलोगे कि चंद्रमा जो है वह पृथ्वी का उपग्रह है। क्या है? उपग्रह। ठीक है। चलिए 20वें क्वेश्चन को देखते हैं। सूर्य के संगठन में कौन सा गैस सहायक है? ऑप्शन है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन, हीलियम और हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन और हीलियम। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है समताप मंडल, प्रकाश मंडल, प्रभा मंडल, स्थल मंडल। तो दोस्तों, सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय भाग को क्रोड कहा जाता है, जिसका तापमान 1.5 इंटू 10⁷ डिग्री सेल्सियस होता है। आप सोचिए, कल्पना करिए कि इतना हाई टेम्परेचर होता है कि सूर्य के आसपास कोई चीज़ आ जाएगा ना तो वो भी जलकर राख हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अधोमंडल, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश मंडल, तीसरा ऑप्शन है प्रभा मंडल और चौथा ऑप्शन है समताप मंडल। तो दोस्तों, इस प्रभा मंडल की जगह पे आप लोग कर दीजिएगा वर्ड मंडल। सूर्य के ऊपरी भाग को वर्ड मंडल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सूर्य सदा पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, या पूर्व में स्थित है, इनमें से सभी। तो दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि सूर्य
की जो परिक्रमा कर रहे हैं बाकी सारे ग्रह, उनमें से अरुण और शुक्र को छोड़कर बाकी सारे ग्रह, बाकी कितने ग्रह बचे? 6 ग्रह सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी के साथ, पृथ्वी को लेकर पश्चिम से पूर्व की ओर कर रहे हैं। परंतु शुक्र और अरुण जो है वह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर कर रहे हैं। इसलिए हमारे पृथ्वी पर जो सूर्य का उदय होता है वह पूर्व में होता है, सूर्य का अस्त जो होता है वो पश्चिम दिशा में होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, एक ग्रह जो सूर्य से अधिकतम दूरी पर होगा तो उसको हम लोग अपसौर कहते हैं। और अपसौर जो होता है वो पृथ्वी पर आता है 4 जुलाई को। कब आता है? 4 जुलाई को, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होता है। इसकी एक विपरीत स्थिति भी है कि जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होता है, उस स्थिति को हम लोग उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर। और ये होता है 3 जनवरी को। कब होता है? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है और 4 जुलाई को सूर्य से पृथ्वी सबसे दूर होती है। 4 जुलाई के दिन को हम लोग अपसौर कहते हैं और 3 जनवरी वाले दिन को हम लोग उपसौर कहते हैं। चलिए, आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है उपसौर, अपसौर, अपोजी, परिगी। तो अभी बताया दोस्तों कि न्यूनतम दूरी को हम लोग उपसौर कहते हैं और अधिकतम दूरी को हम लोग अपसौर कहते हैं। ये कब आता है? 3 जनवरी को आता है। कब आता है? 3 जनवरी को। और ये कब आता है? 4 जुलाई को आता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आई होप। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर तो ज़रूर ही करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि इस तरह से पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।